हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आज हम करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस 2 और 3 अगस्त का। तो 5 ऐसे आर्टिकल्स रेलेवेंट हैं जो आज और कल में आए, तो उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे गाइज। चलिए बढ़ते हैं पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स। तो पहला है जी, रिन्यूइंग द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये अशोक गुलाटी ने लिखा है। ये एक बहुत जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और इनके आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में काफी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं आफ्टर एवरी वीक और 10 डेज। तो आप इनकी बातों को डायरेक्टली कोट भी कर सकते हैं। काफी अच्छी इन्होंने चीजें लिखी है इन द पास्ट अबाउट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एटसेट्रा। तो इस आर्टिकल में क्या बात करते हैं, इस आर्टिकल में ही टॉक्स अबाउट व्हाट इंडिया नीड्स एज इट ग्रोज 75। तो जैसे आप जानते हैं कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स हम चल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर इंडिया थोड़ा वर्क अपॉन कर सकता है और उस चीज को और बेहतर कर सकता है। तो पहले अगर हम एजुकेशन से बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है दैट 1947 से लेके आज तक अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ द IITs, IIMs, AIIMS and the overall literacy rates which have been going up from a figure of 12% in 1947 to 77% now. तो इसमें तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ लिटरेसी रेट में अगर हम कंपेयर करें। सो देयर हैज बीन मैसिव इंप्रूवमेंट। उसके बाद अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टिल फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर पीपल रिमेन्स इवन पुअर एंड अनइवन जो है पैटर्न एजुकेशन का फ्रॉम केरला टू बिहार। ठीक है, सो यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे केरला में लिटरेसी रेट्स बहुत ज्यादा है तो ऐसा एक यूनिफॉर्मिटी नहीं ऑल ओवर द कंट्री के सेम लिटरेसी रेट्स बिहार में भी हो या यूपी में भी हो, राजस्थान में भी हो। तो ये एक थोड़ा कंसर्न है। उसके बाद जो प्रथम की रिपोर्ट है दैट इंडिकेट्स दैट, सो प्रथम इज एन NGO, सो इनकी एक रिपोर्ट है जो कहती है दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द 8th grade do not fulfill the learning requirements of the 5th or 6th grade. So they get promoted to 8th grade, but then कॉग्निटिव उनका जो कॉग्निटिव माइंड एबिलिटी है वो इतनी नहीं होती एज कंपेयर टू अ 5th और 6th ग्रेड स्टूडेंट ऑल्सो। एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रूरल एंड अर्बन स्कूल चिल्ड्रन, और अब ये ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन के बाद ये डिवाइड और ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात यहां पे करते हैं। ठीक है, सो यहां पे फूड सिक्योरिटी में ऑब्वियसली हम वो दिनों से बहुत आगे आ चुके हैं। 1960s में जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू करा था, तो वी हैव अटेन्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड सिक्योरिटी। एक टाइम था जब हमको फूड इंपोर्ट करने के लिए भी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। ठीक है, नाउ अब सिंस द मिड 1960s वी हैव बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो 17.7 मिलियन टन की प्रोडक्शन है राइस की हमारी। ये 2020-21 में हुआ था एंड वी अमाउंट टू 38.5% ऑफ द ग्लोबल राइस रेट। सो दिस इज गुड, फाइन। Now all this was possible because of modern technology, improved seeds, irrigation, fertilizers, जो भी टेक्निक्स ग्रीन रेवोल्यूशन में शुरू हुई थी उसका नतीजा कि आज हम राइस के मामले में और इवन व्हीट के मामले में भी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर चुके हैं। Despite all this and the National Food Security Act in place, the malnutrition level is still there. So undernutrition, understunting, ये जो चीजें हैं ये चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज अभी भी हमारी पॉपुलेशन में बच्चे इतने वेल नरिश्ड नहीं हैं, इतना न्यूट्रिशन लेवल उनमें इतना हाई नहीं है। पब्लिक ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वो पूरे दुनिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो पब्लिक ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम, बिगेस्ट फूड प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और एक इसका ड्रॉबैक ये है दैट इट इज हाईली एक्सपेंसिव, इनएफिशिएंट एंड ऑल्सो इतना ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। ठीक है, और इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम जब से हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं और अभी तक इसको लेके गवर्नमेंट ने कुछ कंक्रीट अभी स्टेप नहीं उठाया। सो ऑब्जर्वेशन क्या है दैट सिर्फ राइस एंड व्हीट फ्री में बांटने से और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव ना करने से इज नॉट द राइट वे टू गो फॉरवर्ड एज वी गो फॉरवर्ड टू द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है? सो रैशनल पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स कैश ट्रांसफर्स टू द टारगेटेड बेनिफिशरीज, limiting grain stocks. So instead of subsidizing heavily, it's better इसमें सजेस्ट किया गया कि हम सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करें, वो भी जो जिनको रिक्वायरमेंट है, जो भी बेनिफिशरीज हैं जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है फूड की। उसके बाद अगर हम कैश ट्रांसफर के रिजीम के टुवर्ड अगर हम मूव कर लेते हैं, सो वी कैन इजीली सेव अराउंड 50,000 करोड़ फ्रॉम द सब्सिडी बिल। ठीक है, तो ये जो सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड में आता है, ये पैसा बचाया जा सकता है अगर हम एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के रिजीम में मूव फॉरवर्ड करें। एंड ऑल्सो हमको जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनके साथ साथ हमको फार्मर्स का भी ख्याल रखना है ताकि उनको भी ये सब स्टेप्स उठाते उठाते उनको भी रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है जी, सेटिंग द न्यू हाउस रूल्स। सो ये किस कंटेक्स्ट में आया? ये इस कंटेक्स्ट में आया दैट द रीसेंट डिस्ट्रप्शन इन पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन होता रहता है। अभी पेगासस के इशू को लेके पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रहा। इससे पहले और भी कई मुद्दे रह चुके हैं
कि पार्लियामेंट में ये बहुत कॉमन सी बात है कि ये स्टॉल हो जाती है प्रोसीडिंग। ऑपोजिशन लीडर के जो ऑपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो कई बार बहुत नॉइज मचा के, हवा मचा के प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो रूलिंग पार्टी होती है वो डेलिबरेटली पार्लियामेंट सेशन को कर्टेल करने की कोशिश करती है ताकि प्रोसीडिंग्स आगे ना हो सकें और जो इशू के ऊपर डिबेट ना हो पाए। ठीक है, तो अभी पेगासस को लेकर डिबेट नहीं हो पा रहा और सो अभी इस रिगार्डिंग यहां पे बात करी गई है। और आप जैसे जानते हैं दैट पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सो ये क्या कंसर्न है यहाँ पे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो डिसरप्शन इज रिप्लेसिंग डिस्कशन एज द फाउंडेशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। सो हर एक इशू के ऊपर, कोई भी इशू है उसकी डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। लेकिन आमतौर पर क्या हो रहा है कि जो डिबेट है वो पार्लियामेंट के बाहर हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है, सड़क पे हो रही है। ठीक है, और क्लब्स बने हुए हैं जहां पे डिबेट्स हो रही है। रादर देन जहां पे इफेक्टिव डिबेट हो सकती है, इफेक्टिव सोल्यूशन निकल सकता है, वो पार्लियामेंट है, पर वहां पे ये डिबेट नहीं हो रही तो तमाम इश्यूज को लेके। तो अभी एक रीजन दिया गया कोविड का। कोविड के कारण मॉनसून सेशन को छोटा किया जा रहा है, कट शॉर्ट किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से पार्लियामेंट ज्यादा नहीं बैठा है सेशन में। कोविड के कारण ऑलरेडी इतना पार्लियामेंट का जो प्रोडक्टिव टाइम है कट शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, सो जब भी कोई कंटेंशियस इशू आता है सामने, जैसे पेगासस का अभी आया है, तो गवर्नमेंट, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार को हमेशा एक हेसिटेशन होती है उस पर डिबेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है, सो इट इज डिथरिंग ऑन डिबेटिंग इट, सो इट इज बीइंग वेरी रिलक्टेंट ऑन डिबेटिंग द होल इशू ऑफ पेगासस। तो इससे क्या होता है, जो ऑपोजिशन एमपीज हैं दे स्टार्ट, वो फिर बहुत हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं, एंड देयर बाय दे एंड अप वायलेटिंग द कंडक्ट रूल्स। एंड उनको कोई सस्पेंशन के थ्रेट से भी डर नहीं होता, बिकॉज उनकी जो ऑपोजिशन एमपीज की जो पार्टी है उनकी पूरी सपोर्ट होती है उनको कि आप हंगामा करो, हवा मचाओ एंड शोर शराबा करो, कोई बात नहीं। अगर आप सस्पेंड हो भी जाओगे, अगर आपको स्पीकर सस्पेंड कर भी देगा तो कोई बात नहीं, यू हैव आवर बैकिंग। सो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव शील्डेड अवे फ्रॉम इंक्रीजिंग द वर्क डेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहां पे एक रेफरेंस दी गई है, 2001 में कॉन्फ्रेंस हुआ था पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस टाइम पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ टेकअवेज थे इस कॉन्फ्रेंस में से, तो वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। आज 2021 आ गए, तो क्या उसमें से रेफरेंसेस थी जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। So, इस आर्टिकल में लिखी हुई है दैट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज डिससैटिस्फैक्शन इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट टाइम फॉर एयरिंग देयर ग्रीवेंसेस। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इस बात का शिकायत है कि हमारे इश्यूज को, हमारे मुद्दों को इतनी सुनवाई नहीं की जाती। देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग जब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं तो जो इश्यूज हैं जो एट लार्ज सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं, वो सारे इश्यूज ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जाके डिस्कस करेंगे ना पार्लियामेंट में। इनका ये काम है, बिकॉज हमने इनको इलेक्ट किया है इसके लिए, हम नहीं जा सकते तो ये जाते हैं। तो इनकी ये शिकायत है कि हमारे इश्यूज सुने नहीं जाते बिकॉज इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता पार्लियामेंट सिटिंग्स में। उसके बाद अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिटालिएटरी पोस्चर ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस। सो जैसे कि कोई भी सरकार हो, रूलिंग पार्टी में कोई भी इशू अगर ऑपोजिशन उठाती है तो उसके ऊपर उनका कुछ ना कुछ एक स्नबिंग ही होता है, ज्यादा वो कंक्रीटली सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, राइट। जबकि होना चाहिए कि एक मेच्योर एटमॉस्फेयर में डिबेट होनी चाहिए किसी भी पॉलिसी को लेके, किसी भी बिल को लेके, पर वो इतनी मेच्योरिटी अभी नहीं देखी जा रही पिछले कुछ सालों से इंडिया में। So political parties not adhering to parliamentary norms and disciplining their members। तो अगेन हंगामा, शोर शराबा ये सब चलता रहता है, बहुत कॉमन सी बात है। इस तरह के सीन्स आपने टीवी पे भी देखे होंगे पार्लियामेंट में जो हंगामा चल रहा होता है। So absence of prompt action against disrupting MPs under the legislature rules। and एक सजेशन दिया गया था कि पार्लियामेंट शुड मीट फॉर एटलीस्ट 110 days एवरी ईयर। और जो बड़े राज्य हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उनके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दे शुड एटलीस्ट मीट फॉर 90 days in 1 year। नाउ इसका वे फॉरवर्ड आगे क्या है जी? सो ऑब्वियसली we have to strengthen our parliament, so that is the solution to prevent disruption of its proceedings. We have to make more efforts in terms of strengthening the parliamentary procedures. Then secondly, deepening of its role as the forum of deliberation on critical national issues। तो आफ्टर ऑल यही वो फोरम है। देखिए, इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर वो फोरम्स नहीं है जहां पे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे डिबेट किया जाए या ट्रोल किया जाए या मीम्स बनाए जाए। आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट है जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इन इश्यूज पे डिलिबरेट किया जा सकता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को या पॉवर्टी, हंगर, जो भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं लोगों को इंपैक्ट करते हैं, इश्यूज पे डिबेट वहीं पे किया जा सकता है, वहीं पे करना चाहिए। सो एक और सजेशन दिया गया दैट हमारे जो लेजिस्लेचर दे शुड मीट थ्रू आउट द ईयर लाइक पार्लियामेंट्स ऑफ मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसी, जैसे कनाडा और यूके का यहां पे एग्जांपल दिया। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है नो फॉसिल फ्यूल्स एज यूजुअल। तो ये विक्रम सिंह मेहता ने आर्टिकल लिखा है।
सो बेसिकली ये आर्टिकल क्या बात करता है, आर्टिकल ये बात करता है दैट हाउ वी कैन शिफ्ट अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, तो ये बहुत पोल्यूटिंग है, ये क्लाइमेट चेंज को भी बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इनके कारण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इनके ज़्यादा बहुत बढ़ रही है। तो कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज जो ऑयल है और कोल है उसकी डिपेंडेंसी तो अभी काफ़ी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। तो ऐसी बात भी है कि इंडिया के पास भी ऐसे ऑयल ब्लॉक्स हैं कि यहाँ पे इंडिया में भी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की जाती है, ऑयल की ड्रिलिंग की जाती है। ऑब्वियसली हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल, लेकिन यहाँ पे भी रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे इंडिया में भी हैं। तो इसमें ये बात करी गई है दैट वाई टू स्केल बैक डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन। तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाने से, यानी कि ऑयल एंड गैस की ज़्यादा एक्सप्लोरेशन बढ़ाने से उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इस आर्टिकल में ये सजेस्ट किया गया दैट वी शुड रोल बैक द डिसीजन ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एक्सेसिवली। So इसमें कोई डाउट नहीं है that India is having substantial hydrocarbon reserves, but these reserves are not very easy to locate, and even अगर ये locate हो भी जाते हैं so that they are very difficult to develop and produce on a commercial basis. तो बहुत expenditure लगता है इसमें, ठीक है। It's very expensive. This whole process of exploration and production is very expensive, और ज़्यादा private players इसमें participate नहीं करने को तैयार, ठीक है, because it's a very risky business also. ठीक है। सो इट्स अ हाई रिस्क एक्टिविटी। सो ONGC जो कि लीडिंग अपस्ट्रीम कंपनी है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है। सो ONGC शुड एलोकेट इंक्रीजिंग रिसोर्सेज टू इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स प्रोड्यूसिंग फील्ड्स। सो अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो एवरेज ऑयल रिकवरी रेट जो है वो 28% इन इंडिया में, यानी कि फॉर एवरी 100 मॉलिक्यूल्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड ओनली 28 वर एबल टू बी मोनेटाइज्ड। और अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ये 45% है, यानी कि फॉर एवरी 100 मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड 45 वर मोनेटाइज्ड। सो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एनहांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्नोलॉजी ऑल्सो ऑफर्स अ रिलेटिवली लो एवेन्यू फॉर इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो एनहांस्ड ऑयल रिकवरी जो है केमिकल इंजेक्शन के थ्रू, गैस इंजेक्शन के थ्रू की जाती है। सो जो इसके एप्लीकेशन, जो इसका जो रिटर्न है, जो लाइक इसका जो रिटर्न मिलेगा वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितनी जो एक्सपेंडिचर हम उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो उसके बाद यहां पे बात की गई है रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग द पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनीज, ठीक है। तो पेट्रोलियम कंपनीज जैसे कि आपको दो तरह की होती है अपस्ट्रीम में होता है जो कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि ऑयल को ड्रिल करने में, और एक होती है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। सो जो हमारी डाउनस्ट्रीम होती है, तो जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, ये करती है मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। सो डाउनस्ट्रीम कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HPCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो ये हमारी डाउनस्ट्रीम कंपनीज होगी। सो ये रिफाइनिंग और मार्केटिंग का काम करती है, और जो क्रूड ऑयल ड्रिलिंग का काम करती है वो अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं, ठीक है जी। सो अपस्ट्रीम असेट्स शुड बी कंसोलिडेटेड अंडर ONGC। तो ONGC लीडिंग गवर्नमेंट कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो कि एक अपस्ट्रीम कंपनी है। तो जितने भी अपस्ट्रीम असेट्स हैं, BPCL के हो, IOC के हो, HPCL के हो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हो, ये सारे कंसोलिडेट होके ONGC के अंडर आ जाने चाहिए, एक सजेशन दिया गया है। देन कंपनी, ताकि ये जो इंटर कंपनीज कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा कम हो सके, क्योंकि सारी सरकारी कंपनीज ही हैं, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स हो सके। सो कंपनी शुड बी इंकरेज टू लुक बियॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स टू बिल्ड एन एनर्जी एंटरप्राइज। तो शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स के, उसके अलावा कोई क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगर ये कंपनीज डिस्कवर कर सकें, जो क्लीन सब्सटीट्यूट्स हैं ऑयल के और कोल के, सो इसकी यहाँ पे बात करी गई है। एंड रीस्ट्रक्चरिंग विल हेल्प द कटिंग बैक द अवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ इंट्रा पब्लिक सेक्टर कॉम्पिटिशन। तो इन सब कंपनीज के बीच में जो एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन होता है विच इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव, उस सब के बीच जो भी कॉस्ट उसमें लगती है इस इन बिटवीन द कंपनीज, वो सब रिड्यूस होकर कंसोलिडेट हो जाएगी अंडर ONGC। सो कंक्लूजन, exploration and production in India is a high risk activity, or this risk is even greater today because of the longer term structural softness of the petroleum market. So oil prices highly volatile होती हैं, ठीक है। So आज हो सकता है तेल बहुत महंगा है, हो सकता है कल को जाके अंतर्राष्ट्रीय जो प्राइसेस है तेल के वो थोड़े कम हो जाएं, गिर जाएं। So इस करके ये थोड़ा इस आर्टिकल में सजेशन दिया गया कि इंडिया को रिफ्रेन करना चाहिए इन इंडल्जिंग इनटू हाईली रिस्की एक्टिविटीज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल।
सो देयर इज अ गुड रीजन टू क्वेश्चन द स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, बिकॉज ये सरकारी कंपनीज है तो उनके पास जो फंडिंग होगी सारी की सारी वो टैक्स पेयर मनी होगी, दैट विल बी द एक्सचेकर मनी विच वुड बी स्पेंडेड ऑन दीज रिसोर्सेज। तो इस करके इसका और ख्याल रखना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे दो टर्म्स हैं आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। एक तो है ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है, ये अभी 2017 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, और दूसरी है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। सो ये जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है, ये पॉलिसी वाज डिजाइन्ड इन मार्च 2016 एंड दिस रिप्लेस द NELP, द न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो बेसिकली डिफरेंस क्या दोनों में, जो HELP है उसमें जो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स होते हैं वो अवार्ड किए जाते हैं कंपनीज को थ्रू ई बिडिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, और जो ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी है इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो अपने आप एरियाज कार्व आउट कर सकते हैं, जो जो एरियाज उनको लगता है जहां पे ऑयल रिजर्व ज्यादा है और जिन एरियाज में वो ऑयल एंड गैस ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये मैप है, तो जैसे आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर से डिनोटेड एरियाज हैं ये वो एरियाज हैं जहां पे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस इज एस्टैब्लिश्ड एंड कमर्शियली प्रोड्यूसिंग। तो आमतौर पे वो जो एरियाज हैं वो असम में है, ठीक है, कैम्बे यानी कि गल्फ ऑफ कंबत इन गुजरात, ठीक है। उसके बाद कृष्ण गोदावरी रीजन हो गया, मुंबई ऑफशोर हो गया, राजस्थान बेसिस हो गया। तो ये जो ऑरेंज वाले रीजन है, जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है, ये यहाँ पे तेल के रिजर्व्स पाए भी गए हैं और यहाँ पे कमर्शियली उसको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो पिंक और येलो से हैं वो अभी इतने ज्यादा टैप नहीं करेंगे, हालांकि वहां पे रिजर्व्स हैं बट अभी वहां पे इतना एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज नहीं हुई हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अ साइकिल ऑफ ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। सो ये आर्टिकल हिंदू में आया था कल। सो बेसिकली इसमें कंटेक्स्ट क्या है, आरबीआई नीड्स टू फोकस ऑन ग्रोथ एंड डिमांड बोथ द थिंग्स। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी आनी है 6 अगस्त को आनी है। सो अब ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हैं इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नहीं है, लॉकडाउन इंड्यूस स्ट्रेस काफ़ी है इकोनॉमीज के अंदर, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तेल के दाम बहुत महंगे हैं, महंगाई हर जगह हुई पड़ी है। आरबीआई का ये कहना है कि ये जो महंगाई है ये ट्रांजिटरी इन नेचर है, यानी कि टेम्पररी है। एक बार जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मलाइज हो जाएंगी कंट्री में, डिमांड पिकअप करना जब शुरू कर जाएगा तो इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस बात पे चिंता भी जताई है। मेनी इकोनॉमिस्ट हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स एंड वरीज ओवर दिस इशू ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन। Right. Now, how will be the revival of economy be different as compared to the revival post the Great Depression? तो very briefly यहाँ पे बात करी गई है कि कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अभी लॉकडाउन्स के बाद ये जो कोरोना वायरस के चलते जो इकोनॉमी में स्ट्रेस पड़ा हुआ है ग्लोबली, तो ये तो 1929 में भी हुआ था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसके बाद भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव करी थी, डिमांड बढ़ा था। तो अब कैसे हो सकता है और क्या डिफरेंस है दोनों सिचुएशंस के बीच में, आज की सिचुएशन में और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम जो 1929 के टाइम पे आया था उस सिचुएशन में। So demand in the case of Great Depression, demand was created by the Second World War effort. क्यों? Because जो यूएस था वो यूएस बहुत ज़्यादा समय तक बहुत टाइम बाद उसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। शुरुआत क्योंकि यूएस में वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुई थी, यूरोप में हुई थी, ठीक है। सो यूएस वाज लार्जली स्पेयर्ड ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड इट्स इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज वाज यूज्ड टू सपोर्ट द अलाइड एफर्ट। जो अलाइड कंट्रीज थी जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, इनको काफ़ी सपोर्ट मिला था फ्रॉम अमेरिका, और इस करके डिमांड जो थी वो थोड़ी पिकअप होनी शुरू हुई थी। सो करंट सिनेरियो, देयर इज नो वॉर, अभी कोई लड़ाई तो नहीं चल रही है, ठीक है। द वॉर इज ओनली अगेंस्ट द वायरस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी। तो जो जैसे हम यूएस की बात करें, उन्होंने $2 ट्रिलियन का एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल निकाला था अपने पार्लियामेंट में कि हम इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन इन्फ्यूज करना चाहते हैं। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने बहुत ज्यादा फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाई है, ठीक है, फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाई है, जिसके कारण डिमांड उनकी इकोनॉमीज में बढ़नी शुरू हुई है। तो डिमांड बढ़ाने का सबसे इजी तरीका क्या है, आप इकोनॉमी में पैसा और इंजेक्ट करें और फ्यूज करें। अगर और पैसा होगा लोगों के पास, अगर क्रेडिट इजीली अवेलेबल होगा लोगों के पास, तो लोग फिर डिमांड भी करेंगे, ठीक है। सो व्हाई इज इन्फ्लेशन अ कंसर्न फॉर इंडिया? तो अभी इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न क्यों है? बिकॉज पहली बात तो कि पिछले 2 क्वार्टर से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। हमने देखा पिछले साल कितनी कंट्रैक्शन भी हुई थी जीडीपी में, ठीक है। लगातार जब 2 क्वार्टर्स में कंट्रैक्शन हो तो उसको हम रिसेशन भी कहते हैं, तो हम एक रिसेशनरी फेज से गुजर रहे हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज बीइंग इम्पोर्टेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई कमोडिटी प्राइसेस। तो यहाँ पे ऑयल की बात आ जाती है, ठीक है, तेल के दाम कितने महंगे आप सब जानते ही हैं। लूज मॉनेटरी पॉलिसी वर्ल्ड वाइड, ठीक है।
सो जो मॉनेटरी पॉलिसीज बाकी देशों की है, जैसे यूएस की बात करें, तो वो इंकरेज कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि वो बाहर दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करें। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक बबल आया हुआ है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट की जो स्थिति है, जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, वो हमारी मैक्रो इकोनॉमी को डिपिक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर स्टॉक मार्केट में आज के टाइम पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो हकीकत में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा नहीं भी कमा रहे हैं। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है बहुत सारी कंट्रीज की जो लूज है, ज़्यादा टाइट नहीं है, अभी फिस्कल कंसोलिडेशन ज़्यादा नहीं चल रही, अभी बहुत पैसा बांटा जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, जो स्टॉक मार्केट्स हैं बहुत डेवलपिंग कंट्रीज की, वो भी राइज कर रही हैं, बट द राइजिंग स्टॉक मार्केट्स डू नॉट डिपिक्ट द मैक्रो इकोनॉमी सिचुएशन ऑफ द कंट्री and difficult to absorb the enormous capital inflow without asset prices inflating and regressive indirect taxes along with inflation eroding people's real income। ठीक है, नाउ आरबीआई का व्यू क्या है सिचुएशन में? जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लेशन अभी ट्रांजिटरी है, ये सब ठीक हो जाएगा जब एक बारी थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी जब पिकअप होनी शुरू होती है। तो आरबीआई का ये व्यू है कि दैट दिस इज ओनली ट्रांजिटरी नेचर, दिस इज इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आरबीआई का कहना है। तो आरबीआई को करना क्या चाहिए? सो दे शुड टाइटन द मनी सप्लाई। अभी लूज मॉनेटरी पॉलिसी हम भी फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आरबीआई अब ये कह रहे हैं कि आरबीआई को रेपो रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई थोड़ी टाइटन होगी, कंसोलिडेशन ज्यादा होगी। सो that would be in a way beneficial for controlling inflation। लेकिन उसका ये भी है एक पेनफुल एक्ट, अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्राउड आउट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली पैसा उठाना बैंकों में से थोड़ा महंगा पड़ेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि कैपिटलिस्ट हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको थोड़ा ऑब्वियसली एक्सपेंसिव लगेगा लोन उठाना बैंक से अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। So rising interest rates they lead to decrease in aggregate demand in a country which affects the GDP। ठीक है, तो इस करके थोड़ा आरबीआई रिलक्टेंट भी है। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आरबीआई को अब थोड़ा रेपो रेट बढ़ाना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, लेकिन उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फर्दर वो डिमांड को हिट करेगा। और डिमांड अगर कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी डिमांड बहुत कम है, डिमांड अभी प्री कोविड लेवल्स के टाइम तक पिकअप नहीं कर पाई है, सो उसके कारण जीडीपी में भी डिक्लाइन आएगा। सो उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस की बात करें, सो वुड इट बी वाइज टू प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडीज टू एमएसएमईज इंस्टेड ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द लेवरेज्ड कंपनीज। सो जो एमएसएमईज है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, जो बहुत छोटे मोटे व्यापारी हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है सरकार की भी आरबीआई की भी, अगर उनको डायरेक्ट सब्सिडीज दी जाए वो ज़्यादा बेटर है, या अगर हम बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़ी कंपनीज को अगर हम क्रेडिट दें जो कि बहुत लेवरेज्ड हैं, जिनके असेट्स अभी बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड हैं। सो व्हाट विल हैपन? सो दिस वुड रिजल्ट इन बिल्डअप ऑफ एनपीएस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्लाइंबिंग फास्टर। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर इज फेसिंग द मिन्स्की मूवमेंट। यहां पे मिन्स्की मूवमेंट की बात करेगी, तो मिन्स्की मूवमेंट क्या है? सो बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट है हाइमन मिन्स्की, सो उनसे, उनके नाम से रिलेटेड ये मिन्स्की मूवमेंट यहां पे डिस्कस किया गया। तो उन्होंने आगे डिस्कस किया कि क्रेडिट साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, कॉशियस लेंडिंग एंड रिस्क अवर्जन बाय द बैंकर। ठीक है, दूसरा, लेंडिंग टू द ट्रस्टवर्दी डेटर्स, जिनको पता है कि बैंकर्स को पता है कि ये अगर लोग हमसे पैसे ले रहे हैं तो पैसे वापस भी कर सकेंगे सूद समेत, यानी कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंबाइंड। और तीसरा होता है यूफोरिया विच इज कॉज्ड बाय द राइजिंग असेट प्राइसेस वेयर बैंकर्स लेंड टू द डेटर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे बैक। तो असेट प्राइसेस इन्फ्लेशन होना एक चीज है कि अगर आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं बिकॉज ऑफ लूज मॉनेटरी पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड, डजंट मीन कि आपकी जो कैपेबिलिटी है अपने डेट को सर्विस करने की वो भी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। ठीक है, तो अगर ये चीज को नजरअंदाज करके बैंकर्स हर किसी को ऐसा लोन देना शुरू कर दें बेस्ड ऑन देयर इन्फ्लेटेड असेट प्राइसेस, देन दैट वुड ऑब्वियसली लीड टू द विशियस साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, बिकॉज उनकी जो एबिलिटी है वापस वो अमाउंट जो उठाया है पे बैक करने की, वो अभी नहीं इतनी बनी है। बेशक उनके एसेट के प्राइसेस इन्फ्लेटेड है, तो लेकिन जब वो बबल बर्स्ट होगा तो उनका जो एसेट का प्राइस इन्फ्लेटेड है वो भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। सो कंक्लूजन, पॉलिसी एक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई मस्ट इंश्योर हायर डिमांड एंड ग्रोथ। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, के शेप्ड रिकवरी। सो के शेप्ड रिकवरी अभी हमको देखने को मिल रही है, जहां पे जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं विद लो डेट, सो दे आर प्रॉस्परिंग, उनकी जेबें और ज्यादा भरी जा रही हैं, वो और अमीर हो रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनमें अभी इतनी रिवाइवल नहीं हुआ, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी इतनी ज्यादा रिवाइव नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे के शेप्ड रिकवरी की बात आ जाती है। सो दिस अकर्स व्हेन फॉलोइंग अ रिसेशन। सो अभी 2 क्वार्टर्स लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ जाती तो हम रिसेशन कहते हैं उसको। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स, टाइम्स और मैग्नीट्यूड्स। तो अभी जो कंपनीज है जिनके अभी डेट कम है, रेट जिनकी मे बी परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अच्छी जा रही है, सो दे आर प्रॉब्ली प्रॉस्परिंग मोर, बट द सिचुएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट इज नॉट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी, जैसे मैंने अभी बोला कुछ टाइम पहले। ठीक है, सो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू एन इवन और यूनिफॉर्म रिकवरी अक्रॉस द सेक्टर्स। ठीक है, तो एक
यूनिफॉर्म रिकवरी नहीं हो रही है अक्रॉस एवरी सेक्टर्स। अभी भी देखिए जैसे काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्पेशली अगर हम एविएशन की बात करें, टूरिज्म की बात करें, जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत मास कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे अभी इतनी रिकवरी होनी नहीं शुरू हुई है। एविएशन सेक्टर की अगर बात करें तो अभी ऑब्वियसली फ्लाइट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं चलनी शुरू हुई, अभी भी फ्लाइट्स पे बैन है। तो जैसे ये सेक्टर्स हैं टूरिज्म के, हॉस्पिटैलिटी के, अभी भी लोगों के अंदर डर है, वो इतना नहीं ज़्यादा बाहर वेकेशंस पे जा रहे, तो ये सेक्टर्स को भी टाइम लगेगा रिकवर करने में। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं, तो वो अभी अच्छा कर रही हैं। स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं उनके शेयर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। सो दिस इज अ के शेप्ड रिकवरी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है जी, इंडिया एंड द ग्रेटर मिडिल ईस्ट। तो ये दिस इज रिटन बाय द ग्रेट सी राजा मोहन। सो बड़ा अच्छा आर्टिकल ये लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में इनका हर हफ्ते आर्टिकल आता है। सो इसमें कंटेक्स्ट क्या है, इंडियाज रीच टू द वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट विच इज द मिडिल ईस्ट एंड ग्रेटर मिडिल ईस्ट। तो ग्रेटर मिडिल ईस्ट क्या है, पहले आपको मैं वो दिखा दूं। दिस इज द रीजन ऑफ ग्रेटर मिडिल ईस्ट। तो ग्रेटर मिडिल ईस्ट में आपका क्या आता है इफेक्टिवली, वेस्ट एशिया प्लस नॉर्थ अफ्रीका। तो वेस्ट एशिया को हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। देखिए इंडिया के लिए तो डायरेक्शन ये वेस्ट में हुआ ना, जो ये रीजन है ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, ये इंडिया के डायरेक्शन के हिसाब से तो वेस्ट में हुआ। लेकिन बिकॉज दीज वर ऑल्सो अंडर कॉलोनियल रूल बैक देन, सो फॉर देम, फॉर लेट्स से फॉर कंट्रीज इन यूरोप एंड इन अमेरिका, फॉर देम उनकी डायरेक्शन के हिसाब से मिडिल ईस्ट पड़ता है। ठीक है, सो वेस्ट एशिया प्लस नॉर्थ अफ्रीका इज ऑल्सो द मिडिल ईस्ट रीजन एंड दिस इज द ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन विच इज वेस्ट एशिया प्लस नॉर्थ अफ्रीका। सो इजिप्ट, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, येमेन, all these countries they are in the greater middle east region. Now अब यहाँ पे पहले बात शुरू करी गई है अब्राहम अकॉर्ड्स से। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, तो अभी हाल ही में जो इजराइल के जो रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए हैं यूएई के साथ, बहरीन के साथ, इसको अब हम अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं। ये लास्ट ईयर अगस्त की बात है, तब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे इजराइल्स रिलेशंस वर नॉर्मलाइज विद यूएई एंड बहरीन। उससे पहले अगर हम इस रीजन की किसी कंट्री की बात करें जिसके रिलेशंस ऑलरेडी नॉर्मल थे इजराइल के साथ, वो था इजिप्ट 1979 में, और दूसरा था जॉर्डन इन 1994. So they had established diplomatic relations with Israel much earlier than UAE and Bahrain. ठीक है, so these accords are widely seen as making a definitive breakthrough in the relations between Israel and the Arab people. अब यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। सो converging interest between India, UAE and Israel amidst the Turkish president Recep Erdogan. क्योंकि जो अभी रेसेप अर्दोगान है वो बहुत अभी मस्कुलर पॉलिसी अभी फॉलो कर रहे हैं। वो अपने आप को खलीफा मानना चाहते हैं इस पूरे मिडल ईस्ट रीजन का। वो खलीफा जो कैलिफेट वाला टाइम है रिवाइव करना चाहते हैं। ठीक है, सो वो जो इनका एक ड्रीम है दैट कि वहाँ का जो चैंपियन है इस पूरे मिडल ईस्ट रीजन का वो मैं बनूं, यानी कि अर्दोगान बने। और उनका जो चैलेंज है अगेंस्ट द शेख्स ऑफ द अरब रीजन, सो इसके चलते वो अभी बहुत ज़्यादा एक मस्कुलर एक फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। और अभी हाल ही में ये भी देखा गया था कि टर्की इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल in the transition happening in Afghanistan, right? So even Turkey is having talks with the Taliban. So यहाँ पे बात करेगी that how India, UAE and Israel they can converge, they can come together and form a coalition and keep a check on Turkey as a rising power, as a potential rising threat or a rising power in the greater Middle East region. So relations between India and Turkey in recent times. So very briefly, Erdogan has been championing the Pakistan's case on Kashmir जब से आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया है सिंस अगस्त 2019. और दूसरी बात, अर्दोगान इज ऑल्सो ब्लॉकिंग इंडियाज एंट्री इनटू द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, राइट, अगेन एट द बेहेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना. तो ये इंडिया के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस अभी इतने नहीं चल रहे टर्की के. टर्की इज थ्रेट बियॉन्ड मिडिल ईस्ट. सो बियॉन्ड मिडिल ईस्ट अभी ग्रीस में जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है वहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स पाए गए हैं. सो अभी जो टर्की है, सो टर्की इज कंटेस्टिंग दैट रीजन विद एथेंस यानी कि ग्रीस का कैपिटल और अंकारा यानी कि टर्की का कैपिटल. सो अभी इन दोनों के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिकॉज टर्की वांट्स टू क्लेम राइट्स ओवर द हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज फॉर इटसेल्फ, राइट. सो बेसिकली टर्की वांट्स टू डिनाई द राइट्स टू ग्रीस. तो उसके चलते ऑब्वियसली फ्रांस एक is a good friend of Greece, and France also they have a big stake in Mediterranean region as well as in the Arab Gulf. So they have taken an active interest in countering Turkey's regional ambition. So Turkey इस वक्त बहुत एक muscular policy follow कर रहा है with the countries in the Middle East as well as in the European part.
Now, what role can India play in this region? So many areas like defense, aerospace and digital innovation where India, Israel and UAE can pool the resources and coordinate development policies. तो ऐसे काफ़ी areas हैं जहाँ पे converge इनके interest हो सकते हैं which is related to aerospace, defense and digital technologies. Right? So Greece is also very eager for greater cooperation with this particular coalition as of India, Israel and UAE. उसके बाद यहाँ पे इजिप्ट की बात करी गई है कि इंडिया के जो रिलेशंस इजिप्ट के साथ हिस्टोरिकली बहुत अच्छे थे. राइट? अगर हम 1950s की बात करें तो नेहरू एंड Gamal Abdel Nasser, so they were instrumental in promoting the African Asian unity and founding the non-aligned movement. तो बात यहाँ पे करेगी कि कैसे इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे वो अपने रिलेशंस इजिप्ट के साथ रिवाइव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं. राइट? सॉर्ट ऑफ अगर उस तरीके से अगर अफ्रीका और एशिया के बीच में एक और हार्मनी बनी रहे, एक और यूनिटी बनी रहे. सो हाउ कैन इंडिया रीबिल्ड द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जॉइंटली विद the Egyptian president Abdel Fattah al-Sisi, who is calling for the constitution of a new republic in Egypt. तो इस रीजन में बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, प्रीटी मच जैसे इंडो पैसिफिक में है. तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बात करेगी जैसे इंडो पैसिफिक में इंडिया ने अलायंसेस बनाए हैं, जैसे क्वाड अलायंस बना है यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, टू कीप द चाइनीज एग्रेशन अंडर अ चेक. उसी तरह से यहाँ पे इस ग्रेटर मिडिल ईस्टर्न रीजन में कैसे वो टर्की को चेक में रखने के लिए अपने रिलेशंस इजराइल के साथ, यूएई के साथ, इजिप्ट के साथ, इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे बना सकता है. और वैसे भी इंडिया के जो रिलेशंस है मिडिल ईस्ट रीजन में काफी अच्छे हैं विद ईरान, विद सऊदी अरेबिया, विद यूएई, इनके साथ काफी अच्छे रिलेशंस है. बट हाउ कैन दे रिवाइव, हाउ कैन दिस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट आल्सो रिवाइव स्टेबिलिटी इन दिस रीजन? So conclusion, opportunities coming India's way to the west of the subcontinent are as consequential as those that have recently emerged in the east. तो जैसे हमने इंडो पैसिफिक की बात करी, ठीक है, तो जैसे इंडिया ने अपनी पॉलिसी ट्रांसफॉर्म करी इन द इंडो पैसिफिक बाय फॉर्मिंग न्यू अलायंसेस, बाय फॉर्मिंग लाइट माइंडेड अलायंसेस विद यूएस, विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, द क्वाड रीजन, उसी तरह से इंडिया कोशिश कर सकता है इस रीजन में भी, ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन में भी ऐसे अलायंसेस बना के टर्की को, जो कि अभी एक मस्कुलर पॉलिसी फॉलो कर रहा है, उसको चेक में रखने के लिए. चलिए, so this is it for today guys. So एक brief and crisp analysis इन पांचों आर्टिकल्स का. So मिलते हैं जी परसों. पढ़ते रहिए, stay healthy, stay safe, ध्यान रखिए अपना. जय हिंद.